जून का महीना खत्म हो गया था और जून मंथ में कुछ ऐसे लीगल न्यूज या आपके कुछ ऐसे जजमेंट्स थे जिन पे फोकस या लाइमलाइट डालना बहुत जरूरी लगा मुझे, क्योंकि उस महीने हमें बहुत सारे क्रूशियल जजमेंट्स मिले जो कि इस साल के हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली आपका अगर क्लैट पीजी, एलिट पीजी, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में, ठीक है, और जो भी आपके एलएलएम बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो क्यों ना एक ही वीडियो में हम समझे जून के ये केसेस। फाइन, सो वेलकम टू एलईएसी लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं काकोली और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जून 2026 के केसेस, जून महीने के। और ये जो आप डॉक देख रहे हो जिसमें मैंने केसेस डाले हैं, मैं आपको 4 प्राइमरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताने वाली हूँ छोटे में, ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ऐसे ही और केसेस हमारे यूजीसी नेट के कोर्स में कवर्ड है, जहां आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है फॉर ऑल द जजमेंट्स कवर्ड मंथ वाइज। एंड ये जो डॉक है इसकी भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें गेट द पीपीटी पे आप क्लिक करना, वो जो लिंक दिया हुआ है, और पोर्टल में साइन अप करके इसे फ्री डाउनलोड कर लेना। आपको जून महीने के केसेस मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आप डाउनलोड करके रख लेना। जून महीने की इंपॉर्टेंट केसेस है बहुत ही। और यूजीसी नेट के कोर्स को भी चेक करना मत भूलना। प्लस अगर आप यहाँ पे क्लैट पीजी और एलेट पीजी के एस्पिरेंट हो, इसलिए आए हो, तो उसके लिए भी क्रैश कोर्स जो है वो लाइव हो चुका है, वो भी देखना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लेटेस्ट जजमेंट्स देखते हैं, लेटेस्ट जजमेंट्स कवर करेंगे, की टेकअवेज देखेंगे, एग्जाम रेलेवेंट तो ये सारे हैं, कंसाइज एंड प्रिसाइज है बिल्कुल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यूजीसी नेट का कोर्स है, जहां आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कवरेज दिया जाता है, क्लैरिटी के साथ पढ़ाया जाता है। आपके सेशंस और रिकॉर्डिंग्स दोनों होते हैं डेली, स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलता है आपको। नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, आई बटन भी ऊपर है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली जाके पोर्टल में इस कोर्स को चेकआउट कर लेना। फाइन, अब पहले केस पे आते हैं हम, जो कि है दारूबाई एंड अदर वर्सेस कमलाबाई एंड अदर्स 2026 का, मतलब जून महीने का केस। सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वेदर अ विडो कैन एक्ट एज द कर्ता ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एंड सेल इट फॉर लीगल नेसेसिटी। तो आपको ये देखने में बहुत टेक्निकल लग रहा होगा, पर ये है नहीं। पहली बात तो जो ये सेक्शंस है उससे आपको समझाती हूँ। सेक्शन 8 है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। ये बात करता है कि कौन कौन इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी। जब इनहेरिटेंस की बात आती है हिंदू फैमिली में, तो हम कौन से एक्ट पे जाते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट पे जाते हैं। फाइन, तो जब भी कोई इंसान इनटेस्टेड मर जाता है, मतलब बिना विल बनाए किसी की डेथ हो जाती है, तो तब हिंदू सक्सेशन एक्ट उस पे अप्लाई होता है, हिंदूज पे। अगर विल बना के डेथ हो रही है, तो विल को गवर्न करने वाला लॉ आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट होता है। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट ना केवल आपके क्रिश्चियंस वगैरह को गवर्न करते हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसा नहीं है, लेकिन विल बना के भी कोई हिंदू अगर चला गया, तो विल को इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो गवर्न करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट बस उन्हीं हिंदूज को गवर्न करते हैं जो बिना विल बनाए किसी की इंटेस्टेड डेथ हो जाती है, ना हम इंटेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई इंटेस्टेड किसी की डेथ होती है, तो सबसे पहले क्लास 1 एयर्स को प्रॉपर्टी जाती है, फिर क्लास 2 एयर्स को जाती है, फिर आपके एग्नेट्स को जाती है, फिर कॉग्नेट्स को जाती है, ठीक है। एग्नेट्स आपके वो जो मेल, मतलब मेल डिसेंडेंट्स है। फाइन, तो यहाँ पे क्लास 1 एयर्स आपके पहले ही जो विडो होगी, फाइन, विडो जो भी विडो है, वाइफ बेसिकली, और आपके बच्चे मतलब सन डॉटर दोनों, ठीक है, या सन सन, बेसिकली ऐसे क्लियर कट डिवीजन क्लास 1 एयर्स है। क्लास 2 एयर्स में उनके अलावा जो होते हैं वो आते हैं। फिर आपके एग्नेट्स में मेल डिसेंडेंट्स आते हैं, मतलब फादर के भाई के जो बच्चे होंगे या फादर के भाई होंगे वैसे आ जाते हैं, ठीक है। और कॉग्नेट्स मतलब कोई एक जो आपका डिसेंडेंट है वो फीमेल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फादर की जो सिस्टर होगी, ठीक है, फादर की सिस्टर या उनके बच्चे वैसे। और एग्नेस में फादर के ब्रदर जो होंगे पूरे मेल से वो कनेक्टेड है। यहाँ पे एक बहन आ जा रही है पापा के साइड की, तो हम बुआ लोग के साइड चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्लास 1 एयर में डायरेक्ट सन डॉटर वाइफ वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे ये जो केस है ये क्लास 1 एयर्स की बात कर रहा है, कि यहाँ पे जिनकी डेथ हुई थी उनकी वाइफ थी, ठीक है। और
यहाँ पे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी एंड ऑल की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 जो है वो बात करता है हाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग क्लास 1 एयर्स। क्लास 1 एयर्स को जो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले जाती है जब किसी की इंटेस्टेड डेथ होती है, तो ये डिवाइड कैसे होती है? ये डिवाइड कैसे होती है? तो ये डिवाइड होती है टेनेंसी इन कॉमन के हिसाब से। टेनेंसी इन कॉमन मतलब दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है आपका जॉइंट टेनेंसी और एक होता है आपका टेनेंसी इन कॉमन। जॉइंट टेनेंसी का मतलब होता है, मान लो जैसे ए है और बी है, ठीक है। अब ये लोग अगर जॉइंट टेनेंट होते तो ए की जब डेथ होती है तो प्रॉपर्टी जो होती है वो बी को मिल जाएगी, ए के बच्चों को नहीं मिलती है, वो जॉइंट हो गई क्योंकि वो जॉइंट टेनेंट है, जैसे जॉइंट होल्डर होता है प्रॉपर्टी का वैसा। फाइन। वैसे ये टेनेंसी इन कॉमन का मतलब होता है कि अगर ए और बी टेनेंसी इन कॉमन में डिवाइड हो रही है प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब कि जब ए की डेथ होगी तो बी को ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका फिक्स्ड शेयर होता है, ये उनके बच्चों में डिवॉल्व हो जाएगा, ए के बच्चों को मिलेगा या वाइफ को मिलेगा, ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड शेयर है। तो जॉइंट टेनेंसी में फिक्स्ड शेयर नहीं होता, ठीक है, किसी की डेथ होती है तो फिर दूसरे को ऑटोमेटिकली मिल जाती है ऐसा। और टेनेंसी इन कॉमन में आपका फिक्स्ड शेयर होता है, तो जब वो आपके बच्चों को या जिनको भी मिल रहा है तो उनके शेयर्स भी फिक्स्ड अलॉट होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड शेयर आपका टेनेंसी इन कॉमन है, जॉइंट टेनेंसी में फिक्स्ड शेयर नहीं होते, इसीलिए वो आपके बच्चों को जाते हैं और उनमें वो बराबर टूटता है। कैसे टूटता है? 1/5 करके, 1/5 करके आपका फिक्स्ड शेयर होता है जो आपके टेनेंसी इन कॉमन में जाके टूटता है, डिवाइड होता है। तो ऐसे आपका सेक्शन 10 वर्क करता है। सेक्शन 19 बोलता है एक्सप्लेन्स वेदर heirs गेट द प्रॉपर्टी जॉइंटली या सेपरेटली। तो जॉइंटली का मतलब ये जॉइंट टेनेंसी, सेपरेटली का मतलब टेनेंसी इन कॉमन, ठीक है। तो उसको हम टेनेंसी इन कॉमन मान बोल रहे हैं इस केस के हिसाब से। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, इन सेक्शंस के अंदर टेनेंसी इन कॉमन मतलब सेपरेटली मिलता है, तो कोई किसी और का प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। इसी पे आपका ये पूरा केस बेस्ड है। जो फैक्ट्स देख लेते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम था दाजीबा हु डाइड। हिज प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय हिज विडो, जो कि स्टेप मदर थी, और 4 बेटियां, ठीक है। तो स्टेप मदर थी उनकी। फाइन। तो जो स्टेप मदर थी उनकी खुद की भी एक बेटी थी, तो उन्होंने क्या किया था, स्टेप मदर ने एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को बेच दिया, ये बोलते हुए कि मैंने तो इनहेरिट किया है और क्योंकि मेरे हस्बैंड अब नहीं है तो मैं करता हूँ फैमिली की, मतलब हेड ऑफ द फैमिली हूँ अब, ठीक है। तो उन्होंने नीडेड सम मनी फॉर वन डॉटर्स मैरिज, तो उन्होंने बाकी बेटियों की भी कुछ प्रॉपर्टी लेके जो डिवाइड हुआ था। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि टेनेंसी इन कॉमन में डिवाइड हो रहा है, मतलब सेपरेटली। तो आपके चारों डॉटर्स के फिक्स्ड शेयर्स मिले थे जब दाजीबा की डेथ हुई थी, और विडो का भी एक फिफ्थ शेयर था, ठीक है। तो ऐसे सबके फिक्स्ड शेयर्स थे, लेकिन किसी एक बेटी की मैरिज करानी थी उनको, तो उस वजह से उन्होंने कुछ पार्ट, बाकी के कुछ बेटियों का भी पार्ट जो है शेयर कर दिया, ठीक है, मतलब बेच दिया, ठीक है। और क्या बोला कि मैं करता हूं अब तो मैं ये कर सकती हूँ। तो कोर्ट में इशू ये था कि कैन अ विडो एक्ट एज द कर्ता एंड सेल द प्रॉपर्टी, क्योंकि मैरिज एक लीगल नेसेसिटी होती है, क्योंकि बाकी बेटियों ने कोर्ट में केस फाइल किया था कि कैसे हमारा प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, ठीक। और सेकेंड इशू था, डू द heirs गेट द प्रॉपर्टी जॉइंटली और डज ईच हेयर गेट अ सेपरेट शेयर। अगर जॉइंटली मिलता तो फिर वो कर्ता हो सकती थी, क्योंकि उस समय वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंटली शेयर्स मिल रहे हैं, तो वहां पे शेयर्स फिक्स नहीं होते। जो आपकी जॉइंट टेनेंसी होती है उसमें शेयर्स फिक्स नहीं होते। तो या अगर सेपरेटली है तो फिर आपके शेयर्स फिक्स्ड है जो 1/5 करके डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, आफ्टर द पर्सन हैज डाइड। तो इसमें फिर आप दूसरे का शेयर कैसे बेच सकते हो? तो क्या होगा, ये इस पे ये केस डिपेंडेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंडर सेक्शन 8 हर एक हेयर को सेपरेट शेयर मिलता है, टेनेंसी इन कॉमन। विडो एंड ईच डॉटर बिकेम ओनर ऑफ देयर ओन शेयर, कोई किसी और का नहीं बेच सकता। सिंस द प्रॉपर्टी वॉज नॉट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो नहीं थी, ठीक है, वो इंडिविजुअली सेपरेट शेयर के तौर पे मिला था, इसीलिए विडो जो है वो कर्ता नहीं कहलाएगी। और शी कुड सेल ओनली हर ओन शेयर, नॉट द शेयर्स ऑफ द डॉटर्स। तो हमने क्या सीखा इस केस से, व्हेन प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, एवरी हेयर गेट्स अ सेपरेट शेयर एंड वन हेयर कैन नॉट सेल द एंटायर प्रॉपर्टी, ये बोल के कि मैं अब कर्ता बन गई हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया पहला जून का इंपॉर्टेंट केस। दूसरा केस है कुलसुम निशा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये इस केस में सब्जेक्ट मैटर था वेदर अ मैरिड डॉटर कैन बी डिनाइड कंपैशनेट अलॉटमेंट ऑफ अ फेयर प्राइस शॉप।
कंपैशनेट अलॉटमेंट ऑफ अ फेयर प्राइस शॉप का मतलब फेयर प्राइस शॉप आपके बेसिकली राशन शॉप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सब्सिडाइज रेट में चावल बेचा जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू जो चावल बेचता है ना गरीबों को, कम कम 1-1 रुपए 2-2 रुपए में, तो वो आपका फेयर प्राइस शॉप होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है उस शॉप को रन करने का। तो जो रन करती थी उस शॉप को, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि उनकी बेटी को क्या कंपैशनेट अलॉटमेंट मिलेगा? वो बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में अगर हमारे पापा काम करते हैं तो उनके डेथ के बाद फिर हमें मिल जाएगा वो प्रॉपर्टी, क्योंकि कंपैशनेट अलॉटमेंट बच्चों को मिल गया अपने पापा की सर्विस। तो यहाँ पे भी क्या वो अप्लाई होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह यूज होता है। एसेंशियल कमोडिटीज में आपके सारे नेसेसिटी की चीजें आती है जो गवर्न करता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो रेलेवेंट प्रोविजन यहाँ पे आर्टिकल 14 है, 15 क्लॉज 1 है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। क्योंकि यहाँ पे इशू ये था कि ये जो बेटी थी जिसको कंपैशनेट अलॉटमेंट चाहिए था, ये मैरिड थी। तो उस स्टेट लॉ के हिसाब से मैरिड बेटियों को कंपैशनेट अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ठीक है। और 19(1)(g) राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड, वो लाइवलीहुड के लिए अपनी मम्मी का जो है वो मांग रही थी उस पर्टिकुलर फेयर प्राइस शॉप को चलाने के लिए। और आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी ऑटोमेटिकली आता है जब आपको डेली का पैसा कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए कोई आपको हेल्प चाहिए होती है फाइनेंशियल से, मेंटेनेंस जो होती है वाइफ्स की, जो वो मांगती है बीएनएसएस के अंदर, सीआरपीसी जो था, तो वो क्यों मांगती है? ताकि डिग्निटी से जिंदा रह सके, क्योंकि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है आर्टिकल 21। तो फैक्ट्स ऐसे है कि कुलसुम निशा की जो मदर थी वॉज अ फेयर प्राइस शॉप डीलर, ठीक है, जो गवर्नमेंट का उनसे लाइसेंस लिया हुआ था, फिर उन्होंने लिया हुआ था। तो आफ्टर हर मदर डाइड कुलसुम अप्लाइड फॉर कंपैशनेट अलॉटमेंट, कि अब मुझे मिल जाए वो शॉप, क्योंकि मेरे पे और भी मेरे भाई बहन डिपेंडेंट है। फाइन, शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर और अपने बहनों का भी ख्याल रख रही थी। हर एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो शादीशुदा थी। तो इशू ये था, कैन अ गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड अ मैरिड डॉटर फैमिली के ही डेफिनेशन से? तो इसमें जजमेंट ये आया कि अ मैरिड डॉटर कैन नॉट बी डिनाइड क्योंकि वो मैरिड है। ये तो क्लियर कट जेंडर स्टीरियोटाइप है और डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हो। और जो इनइक्वालिटी भी जो हो रही है यहाँ पे वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के साथ होनी चाहिए, मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दैट इज जो भी आप अगर आप इनइक्वालिटी कर भी रहे हो तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एक्ट। फाइन, तो इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 15। इफ द मैरिड डॉटर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द फैमिली और फुलफिल कर रही है कंडीशंस, वो मैरिड डॉटर अपनी माँ पे डिपेंडेंट थी, तो जाहिर सी बात है वो एलिजिबल होगी डिपेंडेंट के डेफिनेशन या फैमिली के डेफिनेशन के अंदर। फैमिली के डेफिनेशन के अंदर मैरिड डॉटर भी डिपेंडेंट हो सकती है यहाँ पे। तो मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट्स एंड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट्स क्योंकि वो मैरिड है। तो ये था ये केस। अब तीसरा केस है आपका सीसा संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस, सुप्रीम कोर्ट का ही। तो यहाँ पे बात की गई वेदर एन अक्यूज कैन बी अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड ड्यूरिंग अ क्रिमिनल ट्रायल। अगर आपका क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो क्या आप अब्रॉड भाग सकते हो हेल्थ रीजंस बता के, कि हेल्थ कंडीशन खराब है, इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है ठीक से, तो मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, क्या आप ये कर सकते हो? तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजंस थे आर्टिकल 21 और पासपोर्ट एक्ट का, जो बात करता है कि पासपोर्ट एक्ट में सीज करने के भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, कब आपके जो है पासपोर्ट को सीज कर सकते हैं। फेमस मेनका गांधी केस, उनका भी पासपोर्ट सीज किया गया था ताकि वो अब्रॉड ट्रैवल ना कर सके, ठीक है, तब आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन एंड ऑल हुआ था, राइट। तो वो एक लैंडमार्क केस आप जरूर पढ़ना। एंड तो इस केस के जो फैक्ट्स है वो ये थे कि एफआईआर जो है रजिस्टर की गई रिगार्डिंग अननेचुरल डेथ ऑफ द अपेलेंट्स फादर, जिन्होंने अपील की है उनके पापा की अननेचुरल डेथ हुई थी, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट में की है, अक्यूज जो थे वो यूएसए भाग गए थे 2017 में। क्यों भागे थे? क्योंकि वो बीमार थे। ट्रायल रिमेन डीलेड फॉर मेनी ईयर्स। 2017 में गए थे, 25 में वो अक्यूज इंसान लौटे हैं और उनका पासपोर्ट उसके बाद सीज किया गया। तो हाईकोर्ट ने अलाउड हिम टू गो बैक टू यूएसए। हाईकोर्ट ने क्या किया, जैसे ही पासपोर्ट सीज हुआ तो जो अक्यूज पर्सन उन्होंने हाईकोर्ट में लगाया अपील, ठीक है, हाईकोर्ट ने उनके फेवर में ही दिया कि आप जो है यूएसए जा सकते हो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो फिर
जो आपकी मेन अपेलेंट है, जो विक्टिम है, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में मुहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये इनको बार बार क्यों यूएसए जाने दिया जा रहा है मेडिकल हेल्थ के कारण, क्योंकि इससे मेरा ट्रायल डिले हो रहा है। ठीक है, तो इशू ये था कि शुड द अक्यूज बी अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड, जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, भले अभी तक जजमेंट नहीं आया हो कन्विक्टेड है कि एक्विटेड, बट स्टिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अक्यूज हैड अ हिस्ट्री ऑफ अवॉइडिंग द ट्रायल, ये उन्होंने चेक किया। फिर केस वाज ऑलरेडी 10 years ओल्ड, मतलब 10 साल के अराउंड कुछ ये केस जो है लंबा चला है। मेडिकल ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल इन इंडिया, और देयरफॉर अलाउइंग हिम टू लीव द कंट्री वुड फर्दर डिले द ट्रायल। ठीक है, इस वजह से कोर्ट ने बोला कि नहीं, फॉरेन ट्रैवल आपको नहीं दिया जाएगा, ये कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपका यहाँ राइट टू ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21 के अंदर होता है ये राइट, बट इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अगर क्रिमिनल ट्रायल डिले हो रहा है। तो आपका राइट टू ट्रैवल अब्रॉड और राइट टू स्पीडी ट्रायल या फेयर ट्रायल, इसके बीच का बैलेंस बनाना जरूरी है। तो फेयर ट्रायल हमेशा ओवरराइड ऐसे केसेस में कर जाता है। ठीक है, फेयर ट्रायल। फिर आपका लास्ट केस इस वीडियो का है शीतल वसंत ठाकुर वर्सेस चिराग अरोरा 2026। इस केस में साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ चाइल्ड देखा गया पॉक्सो एंड कस्टडी डिस्प्यूट में, क्योंकि यहाँ पे जो मदर थी, ठीक है, यहाँ पे जो मदर थी उसने अपने हस्बैंड पे, मतलब इस बच्चे के पापा पे एलिगेशंस लगाए थे कि सेक्सुअली अब्यूज करते हैं अब मेरी बेटी को। फाइन, तो यहाँ पे 24 पॉक्सो एक्ट लगाया गया, चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड सेंसिटिवली। 33 clause 5 child should not be repeatedly called or questioned, और 36 child friendly procedures during trial, 39 rehab and support of the child। तो फैक्ट्स ऐसे थे कि मदर ने एलिज किया फादर हैड सेक्सुअली अब्यूज उनकी जो माइनर डॉटर थी उन्हें, पॉक्सो प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग थे, और फादर ने क्या रिक्वेस्ट किया, एक इंडिपेंडेंट साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। तो उसको अपने बच्चे से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मेंटल कनेक्शन एंड ऑल, की अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो पाप उसके जो फादर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक इंडिपेंडेंट साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन। तो कोर्ट ने उनके ही बताए गए सारे इंडिपेंडेंट साइकाइट्रिस्ट को अलाउ किया कि हाँ, बच्चे का बार बार इंट्रोगेशन या मेंटल इवैल्यूएशन कर सकते हो, बिना ये सोचे कि बार बार उस बच्ची को उस वो ही इंसिडेंट से गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाईकोर्ट चेंज द सिंगल एक्सपर्ट इवैल्यूएशन इनटू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। हाईकोर्ट ने बोला हम सिंगल एक्सपर्ट आपका सिंगल एक्सपर्ट नहीं ले रहे, आप और भी लोगों को सजेस्ट कर दो। उसके फादर को बोला उनका एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाते हैं साइकाइट्रिस्ट का, और इंक्लूडिंग एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय द फादर, और फिर बच्चे का जो है हम टेस्टिमनी लेना कि सच में हुआ है कि नहीं, और आपके साथ जितना भी कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन एंड ऑल अच्छा बने, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो शुड अ चाइल्ड विक्टिम बी सब्जेक्टेड टू रिपीटेड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस? तो यही क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मदर ने अप्रोच किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉक्सो के अंदर, और रिपीटेड इवैल्यूएशंस री ट्रॉमेटाइज करते हैं बच्चे को, तो कोर्ट को फॉलो करना चाहिए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच। मतलब फैमिली कोर्ट सबसे पहले तो पेरेंट्स को एसेस करे कि पेरेंट्स सच बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो चाइल्ड को बुलाए, पहले उनका एग्जामिनेशन करो, शुरू से ही बच्चे का नहीं। तो मेजर टेक अवे था कि पॉक्सो केसेस में लीगल प्रोसेस शुड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा एंड रिपीटेड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस शुड बी अवॉइडेड। तो ये थे आपके प्राइमरी 4 जून के केसेस। ऐसे और केसेस हमारे यूजीसी नेट के केस कोर्स में कवर्ड है, जिसकी लिंक नीचे है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट साइन अप कर लेना बस पोर्टल पे, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।